Hello class, welcome to the channel. I hope you all are doing well. तो जैसा कि आपको पता है हम यहाँ पर UGC नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 कोड के लिए तैयारी करते हैं। जून 2025 के लिए हमारा टारगेट है। कॉमर्स में हम नेट JRF सेट की तैयारी करते हैं। हम करेंगे आज क्लास 6 यूनिट 4 हम कर रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस फाइनेंस। इससे पहले हमने इसकी 4 यूनिट को कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 1, यूनिट 3, 7 एंड 8। जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी हैं उनको जाकर देख लीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। साथ में ही आप चैनल को सर्च करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो हमने इसके 4 यूनिट्स को कर लिया है। जिसको PDF चाहिए होते हैं, जब भी क्लास लगती है इसके PDF में आपको PDF को आपको वहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। और चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। आज का आपका टॉपिक रहेगा वर्किंग कैपिटल। अभी तक हमने कैपिटल पढ़ा है, अभी तक हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल के बारे में पढ़ा है। अब आपके पास आज का टॉपिक आता है वर्किंग कैपिटल, जिसको आप हिंदी में बोलते हो कार्यशील पूंजी। एक ऐसी पूंजी, एक ऐसी कैपिटल जो आपको डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए ज़रूरी होती है, जो बिजनेस के लिए एक बहुत ज़रूरी टर्म होती है। वर्किंग कैपिटल एक इस तरह की कैपिटल होती है जो आपको हर टाइम आपके बिजनेस के अंदर मौजूद होनी चाहिए। जो आपकी लायबिलिटीज़ होती हैं शॉर्ट टर्म की, उन लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए आपकी वर्किंग कैपिटल को यूज़ किया जाता है। वर्किंग कैपिटल बिजनेस के अंदर एक मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि इसके माध्यम से ही आप अपने बिजनेस को स्मूथली, आप अपने ऑपरेशन को इजीली कर सकते हो। क्योंकि वर्किंग कैपिटल ऐसी होती है जो आपके छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको निकालने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे आपको सैलरी देनी है, डे टू डे का कुछ वेजेस आपको पे करने हैं, या आपको कुछ बिजली का खर्चा, छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उनको पे करने के लिए चाहिए रहती है, और वो आपके लिए मेजरली इंपॉर्टेंट होती है। विदाउट इसके आपका काम रुक भी सकता है, ऑपरेटिंग कार्य जो है वो आपके अच्छे से नहीं चलेंगे। सो ये होती है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। अब क्या करती है आपकी वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल आपका डिफरेंस होता है किसका? करंट एसेट का और करंट लायबिलिटीज का। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को जब लेस कर दिया जाता है, जो फिर आपके पास बचेगा वो आपके पास वर्किंग कैपिटल बचेगा। अब आपको पता होना चाहिए करंट एसेट्स क्या होती हैं। एसेट्स वो होती हैं जो आपको शॉर्ट टर्म में आपके लिए इनकम होती है, जो आपकी पूंजी होती है, उसको आप एसेट बोलते हो। एंड करंट लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी आपके पास वो होती है जो आपको एक सर्टेन टाइम के बाद मतलब या फिर डे टू डे में आपको पे करनी होती है, जो आपका दायित्व होता है कि आपको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको कि वो पे करनी है। तो आपकी जो इनकम है और आपके जो दायित्व हैं, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो आपके पास वर्किंग कैपिटल आता है। इट इज मेजर ऑफ अ कंपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ये किस तरह से मेजर की जाती है कि कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ये होती है, इसको आपके पास कैश में उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह के खर्चे होते हैं जिनको आप कैश से पूरा कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आपकी वर्किंग कैपिटल इज वेरी मेजर रोल प्ले करती है। तो ये होती है आपके पास वर्किंग कैपिटल। अब देखते हैं करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती हैं। आपके करंट एसेट्स में आता है कैश, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल क्यों आएगा? क्योंकि आपने कुछ रिसीव किया है, आपके पास कुछ आया है एसेट्स के अंदर। इन्वेंट्री बिजनेस के पास रहेगी। मार्केटेबल सिक्योरिटी ये भी आपके बिजनेस के पास रहेगी। इनकम्स हैं सारी एसेट, ये एसेट्स हैं, बिजनेस की पूंजी है ये। वहीं पर करंट लायबिलिटी क्या है? ये कुछ ऐसे होते हैं जो दायित्व है जो आपको पे करने पड़ेंगे। ये क्या है? आपके पास दायित्व हैं, जैसे करंट अकाउंट पेबल। पेबल में क्या आएगा कि आपको पे करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म लोन, अब शॉर्ट टर्म के लिए आपने कोई लोन लिया है तो वो भी आपको वापस करना पड़ेगा। एक्यूरेट एक्सपेंसेस, जो भी आपके डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये आपके पास लायबिलिटीज है, ये आपके पास एसेट है। जब एसेट में से लायबिलिटी को लेस किया जाता है तब आपके पास वर्किंग कैपिटल निकल के आता है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल को किस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। सो वर्किंग कैपिटल कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया सच एज टाइम एंड पर्पस। तो इसको अकॉर्डिंग टू टाइम एंड पर्पस के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जा सकता है। जैसे बेस्ड ऑन टाइम, सबसे पहले आपके पास आता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल या फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल भी आप इसको बोलते हो। अब परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होती है? एक ऐसी कैपिटल जो आपके बिजनेस के लिए आपको मेजरली चाहिए होती है, परमानेंट आपके बिजनेस के अंदर यूज की जाती है। द मिनिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड टू एंश्योर अनइंटरप्टेड बिजनेस ऑपरेशन, कि बिजनेसेस के ऑपरेशन को, बिजनेस के काम को आप अनइंटरप्टेड तरीके से चला सको, इस तरह से चला सको कि उसमें कोई इंटरप्शन ना हो। विदाउट इसके चलाने के लिए इस तरह के कैपिटल आपके बिजनेस में हर टाइम मौजूद होने चाहिए। एक मिनिमम लेवल वर्किंग कैपिटल का आपके पास
जरूरी होना चाहिए। सो ये आती है वर्किंग कैपिटल के अंदर। इट रिमेन इन्वेस्टेड इन बिजनेसेस एट ऑल टाइम, ये आपके बिजनेस में हर समय उपलब्ध होनी ही चाहिए। इंक्लूड रेगुलर वर्किंग कैपिटल फॉर डेली ऑपरेशन के लिए, इसके अंदर क्या किया जाता है, रेगुलर वर्किंग कैपिटल को इसमें ऐड किया जाता है। साथ में इसमें रिजर्व वर्किंग कैपिटल फॉर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, अगर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो अनएक्सपेक्टेड है, मतलब जिसके बारे में आपने पहले सोच कर नहीं रखा था, इस तरह क्या कोई आगे चुनौती आ जाती है तो उसके लिए आपने बचा कर रखा है अगर पैसा वर्किंग कैपिटल, तो तब इसको यूज किया जाएगा। तो इस तरह से ऑपरेशन को चलाने के लिए आपकी रेगुलर वर्किंग कैपिटल रिजर्व वर्किंग कैपिटल के रूप में आपकी वर्किंग कैपिटल को सेफ रखा जाता है। इसको आप फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल या परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी बोलते हो। नेक्स्ट आता है आपके पास टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। इस तरह की वर्किंग कैपिटल जो आपको हर टाइम में मौजूद नहीं चाहिए होती है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन मार्केट के अंदर आ जाती है जब इनको यूज किया जाता है, जब इनका आप यूज करते हो। द एडिशनल वर्किंग कैपिटल नीडेड टू मीट सीजनल और अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स, जब बिजनेस के अंदर आपके वर्किंग कैपिटल की अनएक्सपेक्टेड या सीजनल डिमांड होती है तो उसी समय पर आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए रहती है, तो उसको आप बोलते हो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। इट फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन बिजनेस साइकिल्स ग्रोथ और मार्केट कंडीशन, ये डिपेंड करती है बिजनेस के साइकिल्स के ऊपर एंड मार्केट कंडीशन के ऊपर, ये आपकी जो है वो डिपेंड करती है। इंक्लूड सीजनल वर्किंग कैपिटल को इसमें इंक्लूड किया जाता है ड्यूरिंग पीक पीरियड्स, मतलब कि जैसे मान लीजिए ऐसे एग्रीकल्चर का टाइम है, आजकल गेहूं का समय है, थोड़े टाइम बाद गेहूं कट जाएगी, अब इसकी डिमांड बढ़ जाएगी गेहूं की, ये सीजनल डिमांड होगी, तो उस टाइम पर आपको ट्रैक्टर लाने के लिए उसको मशीन है, उसको गेहूं को अलग करने के लिए, उसका भूसा को बेचने के लिए, और जो भी उसके खर्चा आएगा उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो भी खर्चे होंगे वो सीजनल है, उस टाइम पर आपको कैश में वर्किंग कैपिटल चाहिए रहेगी। तो ये होता है सीजनल, उसी टाइम पे जब आपका पीरियड पीक पे होगा उसी टाइम पे इसकी जरूरत पड़ेगी। एंड स्पेशल वर्किंग कैपिटल फॉर सडन अपॉर्चुनिटीज और इमरजेंसी, अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई इमरजेंसी आती है, सडन अपॉर्चुनिटीज अगर आपको ग्रैब करनी है, तो उसके लिए भी आपको इस तरह की वर्किंग कैपिटल को बना के रखना पड़ेगा, तो इसको आप वर्किंग टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल बोलते हो। उसके बाद आपके पास आती है बेस्ड ऑन पर्पस, ऐसी वर्किंग कैपिटल जो एक निश्चित उद्देश्य के लिए आपके पास यूज करी जाएगी। इसके अंदर आपके पास आता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, टोटल करंट एसेट ऑफ द बिजनेस, अब आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को करंट एसेट में ही यूज किया जाएगा। ऐसी एसेट जो आपकी करंट एसेट ऑफ द बिजनेस सच एज कैश, रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपकी यूज करी जाएगी। फोकस ऑन एसेट मैनेजमेंट रेदर देन द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लाइबिलिटी, ये क्या करेगी, एसेट्स एंड लाइबिलिटी के बीच का डिफरेंस के ऊपर फोकस नहीं करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एसेट्स के ऊपर ही उसके ऊपर ही आपका फोकस करेगी। सो ये आती है किसी पर्पस के लिए या किसी एक विशेष पर्पस के लिए आपने इसको यूज किया। नेक्स्ट वन आपके पास आती है नेट वर्किंग कैपिटल। अब नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो आपकी डिफरेंस को देखती है कि वर्किंग करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी के बीच में किस तरह का डिफरेंस है, उसी को जब ये देखेगी उसको नेट वर्किंग कैपिटल आप बोलते हो। अब पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल इंडिकेट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ये किस बात को इंडिकेट करती है, जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी होती है पॉजिटिव उसको, वाइल अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल सजेस्ट लिक्विडिटी रेशियो। अगर देखिए वर्किंग कैपिटल आपके पास पॉजिटिव कब होगी, पॉजिटिव तब होगी जब आपके पास एसेट आपकी ज़्यादा होगी, लायबिलिटी आपकी कम होगी, तभी है ना। अगर आपके पास आएगा ज़्यादा, पे आपको कम करना पड़ेगा, तभी तो आपके पास स्ट्रेंथ होगी वो बिजनेस के लिए। वहीं पर आपका वर्किंग कैपिटल नेगेटिव तब होगी जो लिक्विडिटी इशू को आपके पैदा कर देगी, जब आपके पास लायबिलिटी ज़्यादा होगी पे करने के लिए, एसेट आपके पास कम होगी। तो इस तरह से नेट वर्किंग कैपिटल को आप देखते हो। उसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। अब ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो आपकी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपकी वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करते हैं। कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल होते हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं, बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं। एक्सटर्नल होते हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अब इंटरनल फैक्टर आपके पास आते हैं जो आपके बिजनेस को जो अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल को। अब नेचर ऑफ बिजनेस, अब बिजनेस का नेचर कैसा है, देखिए अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो उसको हायर वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, क्योंकि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग का काम है, वहां पर कंटिन्यूअसली आप प्रोसेस में आपका काम चलता है। वहां पर जैसे इन्वेंट्री के लिए, प्रोडक्शन के लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए आपके पास हायर वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। वहीं पर अगर आपके पास सर्विस बेस्ड अगर आपके पास कोई फर्में हैं तो उसके लिए लोअर वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, क्योंकि वहां पर फिजिकल गुड्स कम होती हैं आपके पास, इसी के लिए फिजिकल गुड आप वहां पर पे नहीं करते, तो वर्किंग कैपिटल की कम आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है साइज ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस का साइज कैसा है,
अकॉर्डिंग टू साइज, अगर लार्ज आपके पास कंपनी है तो लार्ज कंपनी के लिए आपके पास ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर सपोर्ट करना पड़ेगा एक्सटेंसिव ऑपरेशन को, वहां पर ऑपरेशन जो होंगे वो बड़े लेवल के ऊपर चलते हैं इसके लिए। उसके बाद आपके पास आता है प्रोडक्शन साइकिल। अब प्रोडक्शन साइकिल क्या होगा, जितना लंबा आपका प्रोडक्शन साइकिल होता है, जैसे हमने 4 स्टेजेस प्रोडक्शन साइकिल में पढ़ी थी इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, उसके बाद हमने पढ़ी थी मैच्योरिटी, डिक्लाइनिंग, ये आपके पास स्टेजेस आती हैं, प्रोडक्शन साइकिल की स्टेजेस हैं ये। अब इन स्टेजेस में से जितना लंबा टाइम एक स्टेज के लिए लगेगा उतना ही ज्यादा वर्किंग कैपिटल की उसमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लंबा वर्किंग साइकिल होगा तो ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, शॉर्ट होगा अगर तो वहां पर कम कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आता है क्रेडिट पॉलिसी। अब क्रेडिट पॉलिसी कैसी है, अगर आपकी क्रेडिट पॉलिसी लिबरल है, उदार है, अगर आप सप्लाई आपको इजीली मिल जाती है, उदारवादिता से अगर आपको सप्लाई मिल जाती है, वहां पे ज्यादा क्रेडिट को सेल कर सकते हो, तो वहां पर इंक्रीज करेंगे रिसीवेबल को, रिक्वायरिंग हायर कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, ठीक है। अगर स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी है, अगर आपके पास फास्टर पेमेंट अगर आपको करनी पड़ेगी, तो रिड्यूस रिसीवेबल्स को एड वर्किंग कैपिटल नीड की वहां पर आपको जरूरत होगी, इस तरह से। उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए भी आपको ज्यादा इन्वेंट्री है अगर आपके पास, उसको मैनेज करने के लिए हाई वर्किंग कैपिटल भी आपको जरूरत पड़ेगी। अगर कम इन्वेंट्री है तो उसको आपको देखने के लिए कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अब कंपनी दैट यूज रिसोर्सेज एफिशिएंटली नीड लेस वर्किंग कैपिटल। अगर जो कंपनीज अपने रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूज करती है, या अपने जो रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, उनको एफिशिएंट तरीके से यूज करती है, तब उसको कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, क्योंकि वो अपने रिसोर्सेज का बहुत उच्चतम तरीके से, ऑप्टिमम रूप से प्रयोग करती हैं। लेकिन वहीं पर अगर कंपनियां अपनी रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से काम नहीं करती हैं, पूर एफिशिएंसी के साथ काम करती हैं, तो वो इंक्रीज करता है आपकी वर्किंग कैपिटल की नीड्स को, बढ़ाता है। ये तो थे। उसके बाद आपके पास आता है प्रॉफिटेबिलिटी, रिटेन्ड अर्निंग। अगर हायर प्रॉफिट जनरेट मोर कैश फ्लो, क्योंकि अगर आपके पास हायर प्रॉफिट होगा तो ज्यादा कैश फ्लो, क्योंकि इन्फ्लेशन है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो कैश का बहुत ज्यादा आपका होगा, जो आपकी वर्किंग कैपिटल को रिड्यूस करता है, एंड एक्सटर्नल फंडिंग के ऊपर वो डिपेंडेंसी को बढ़ाता है। अगर आपके पास लोअर प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो इंक्रीज करता है रिलायंस को और शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए। उसके बाद आपके पास आता है एक्सटर्नल फैक्टर। अब एक्सटर्नल फैक्टर आपके पास ऐसे होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, इसको आप किसी तरह से भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जैसे मार्केट कंडीशन। अ कम्पिटिटिव मार्केट में रिक्वायर हायर वर्किंग कैपिटल। अगर आपके बिजनेस के साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मार्केट के अंदर हाई कंपटीशन है, तो कंपटीशन के कारण क्या होगा, हायर वर्किंग कैपिटल की आपको जरूरत होगी। प्रमोशन करने के लिए, स्टॉक एंड क्रेडिट एक्सटेंशंस करने के लिए आपको मार्केट कंडीशंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। इन्फ्लेशन एंड प्राइस लेवल्स। राइजिंग कॉस्ट फॉर रॉ मटेरियल। अगर आपके रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन होता है, जैसे इन्फ्लेशन का मतलब वो कीमतें बढ़ रही हैं, तो कीमतें बढ़ने की वजह से आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेबर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, यूटिलिटीज इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से आपकी वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाएगी। उसके बाद आता है सीजनल डिमांड। सीजनल डिमांड जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा, जो बिजनेसेस विद सीजनल डिमांड के अंदर होते हैं, तो उसी एक स्पेसिफिक सीजन के अंदर उसमें वर्किंग कैपिटल की डिमांड बढ़ती है। पीक पीरियड के अंदर वर्किंग कैपिटल को आपको हैंडल करना होता है, वहां पर बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर सप्लायर। अगर सप्लायर के लिए क्रेडिट इजीली आपको मिल जाता है तब आपको लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, लेकिन वहीं पर स्ट्रिक्ट पेमेंट अगर आपके पास होता है तो वहां पर इंक्रीज करता है वो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। अगर आपके पास टैक्स पॉलिसीज है, इंटरेस्ट रेट है, ट्रेड रेगुलेशंस आपको अपनाना पड़ेगा, तो वो कैश फ्लो के ऊपर जो है वो इफेक्ट करता है, इंपैक्ट डालता है, जिसकी वजह से आपकी वर्किंग कैपिटल की नीड्स भी बढ़ती हैं। इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग इकोनॉमिक बूम होता है, जब आपके पास इकोनॉमिक बूम आ गया, इकोनॉमी के अंदर आपकी जो है वो इंक्रीज होगा, बिजनेस एक्सपैंड होगा, तो अब आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं पर रिसेशन होगा, डिक्लाइनिंग स्टेज होगी, कंपनी रिड्यूस करेगी अपने ऑपरेशन को, वहां पर कम वर्किंग कैपिटल की आपको जरूरत होगी। इस तरह से ये था आपके पास इफेक्ट जो आपके वर्किंग कैपिटल के ऊपर पड़ते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है।
वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन एफिशिएंटली हैंडलिंग करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी टू मेंटेन लिक्विडिटी विद ऑप्टिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। अब कुछ भी नहीं करना है, मैनेजमेंट के अंदर आपको वर्किंग कैपिटल एंड वर्किंग लायबिलिटी को एफिशिएंट तरीके से चलाना है, एफिशिएंट तरीके से आपने उसको मैनेज करना है ताकि आप अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज तरीके से चला सको और इन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी को आप उसके अंदर बढ़ा सको, मेंटेन कर सको अच्छे से। तो यही तो करना है इसके अंदर। इसका गोल ये है कि आपका बिजनेस के अंदर जितने भी ऑपरेशन आपके चलते हैं वो स्मूथली चल सके एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके बिजनेस को हो सके। ठीक है, तो इस तरह से इसको चलाया जाएगा। की एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मैनेजिंग करंट एसेट। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे करंट एसेट का, उसके बाद हम करंट लायबिलिटी का देखेंगे। तो अगर आपको वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है, सबसे पहले आपको करंट एसेट को मैनेज करना आना चाहिए। एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ करंट एसेट, अगर आप एफिशिएंट तरीके से, दक्षता पूर्वक तरीके से अगर आप करंट एसेट को हैंडल करोगे, करंट एसेट को अच्छे से अगर आप करोगे तो वह एंश्योर करता है कि एडिक्वेट लिक्विडिटी आपके बिजनेस के अंदर होगी एंड अवॉइड ये करता है आपकी अननेसेसरी कैपिटल ब्लॉकेज। अगर कहीं पर आपकी कैपिटल ब्लॉकेज में पड़ी है या ऐसे ही पड़ी जो आपको मिल नहीं रही है, आपकी कैपिटल है, सो उनको ये कम करता है, उनके रिस्क को ये कम करता है अगर आप अच्छे से कैपिटल एसेट को मैनेज करके रखते हो। जैसे आप कैश मैनेजमेंट करते हो, maintain an optimal cash balance, neither excessive or nor insufficient sorry। अब आप कैश को मैनेज करोगे किस तरह से, ना तो आपके बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेसिव कैश होना चाहिए, ना ही बहुत कम कैश होना चाहिए। बिजनेस के अंदर अगर एक्सेसिव कैश होगा तो आप उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, इन्वेस्ट आपने नहीं किया है तो वहां से आपको इंटरेस्ट या रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा एक्स्ट्रा। अगर आपके पास इनसफिशिएंट होगा तो आपके ऑपरेशन को वो अच्छे से नहीं चला पाएगा। तो इस तरह से आपको कैश को मैनेज करना चाहिए। सबसे पहले कैश मैनेजमेंट की जाएगी, करंट एसेट के अंदर कैश मैनेजमेंट किया जाएगा। यूज कैश फ्लो फोरकास्टिंग टू प्रिडिक्ट इनफ्लो एंड आउटफ्लो, तो कैश फ्लो की प्रिडिक्शन करनी चाहिए। फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग आप उसको करोगे, प्रिडिक्ट करोगे कि कितना इनफ्लो होगा, कितना आउटफ्लो होगा कैश का, तो उन सबको प्रिडिक्ट किया जाएगा। और इन्वेस्ट किया जाएगा सरप्लस कैश को इन शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अगर आपके पास सरप्लस हुआ बिजनेस के अंदर तो उस सरप्लस को आप शॉर्ट टर्म के लिए कहीं इन्वेस्ट कर दो, वहां से आपको कैपिटल के रूप में रिटर्न या फिर इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। सो इस तरह से आप कैश को मैनेज कर सकते हो। सेकंड वन आपका आता है अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट। अब जो भी आपको अकाउंट रिसीव होगा, अब उसको आप रिसीवेबल को आप मैनेज करोगे, क्योंकि एसेट है, एसेट के अंदर आपका रिसीवेबल ही आएगा। अब रिसीवेबल को आप क्या करोगे, मैनेज करोगे। इस्टेब्लिश अ क्लियर क्रेडिट पॉलिसी, नॉट टू स्ट्रिक्ट, नॉट टू लूज कस्टमर, इतनी भी स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए। आप क्लियर क्रेडिट पॉलिसी अपनाओगे, उधार की पॉलिसी बनाओगे, ना तो इतनी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि आप अपने कस्टमर को खो दो, ना ही इतनी लेंटिएंट होनी चाहिए कि इंक्रीज कर दे बैड डेट को। ठीक है, नॉट टू लेनियंट टू इंक्रीज बैड डेट, कि वो आपके बैड डूबत ऋण आपको कर दे या डुबा दे आपके बिजनेस को। ना तो इतनी लेनियंट होनी चाहिए, लेनियंट का मतलब ना तो इतनी स्मूथ होनी चाहिए, ना तो इतनी इजी होनी चाहिए। ठीक है, मॉनिटर रिसीवेबल रेगुलरली एंड ऑफर अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। अब आप मॉनिटर करोगे रिसीवेबल को रेगुलरली, कहाँ से आपको रिसीव हो रहा है, कहाँ से चीज़ें हो रही हैं, एंड जो भी आपको अर्ली पेमेंट करनी है उनको आप ऑफर कर सकते हो डिस्काउंट के ऊपर, कि अगर आप हमें अर्ली पेमेंट करोगे, अर्ली अगर हमको आप पेमेंट कर दोगे तो हम इसके लिए आपको डिस्काउंट भी देंगे। तो इस तरह का ऑफर आपको चलाना चाहिए। यूज क्रेडिट स्कोरिंग टू असेस कस्टमर बिफोर एक्सटेंडिंग क्रेडिट। क्रेडिट को एक्सटेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट को स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आप अपने अकाउंट रिसीवेबल को मैनेज कर सकते हो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अब इन्वेंट्री के अंदर आपके पास बहुत सारे मेथड्स आते हैं जो इन्वेंट्री के अंदर आपके पास आते हैं। अब इन्वेंट्री को मैनेज अगर आप करोगे तब आपके पास करंट एसेट भी आपकी मैनेज होती है, जैसे ऑप्टिमाइज स्टॉक लेवल टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग विच इंक्रीज स्टोरेज कॉस्ट, और अंडर स्टॉकिंग विच डिस्टर्ब प्रोडक्शन। अगर आपके पास अवॉइड करते हो, अगर आप स्टॉकिंग्स को, ओवर स्टॉक अगर आपके पास हो गया, बहुत ज़्यादा स्टॉक हो गया, तब भी आपकी स्टोरेज कॉस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा आएगी। कम अगर आपके पास स्टॉक है तब आपकी प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करता है। तो इसी तरह से आपको अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए इसमें जस्ट इन टाइम, लीफो फीफो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एबीसी एनालिसिस, ये कुछ टेक्निक्स होती हैं आपकी इन्वेंट्री की, इनको आपको अपनाना पड़ेगा इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, क्योंकि ना तो आपके पास ओवर स्टॉकिंग होनी चाहिए, ना तो अंडर स्टॉकिंग होनी चाहिए। दोनों ही कंडीशन आपके बिजनेस के लिए सही नहीं है। तो इस तरह से आप इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हो। उसके बाद आता है मैनेजिंग करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी को मैनेज करने के लिए आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। एफिशिएंट लायबिलिटी मैनेज हेल्प अवॉइड लिक्विडिटी क्राइसिस व्हाइल
मिनिमाइजिंग फाइनेंशियल कॉस्ट। सबसे पहले इसके अंदर आता है अकाउंट रिपेबल मैनेजमेंट, क्योंकि अब लाइबिलिटी की बात है, अब यहाँ पे आप पेमेंट करोगे, पेमेंट की ओर आप ध्यान दोगे। अकाउंट पेबल मैनेजमेंट, जैसे नेगोशिएट बेटर पेमेंट टर्म्स विद सप्लायर टू एक्सटेंड पेबल्स। अब आप क्या कर सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो किसके साथ, जिनको आपको पे करनी है। अब आपने पे करना है किसी को, तो उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हो कि सर्टेन टाइम के बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे, थोड़ा समय लगेगा और पेमेंट करने के लिए। इस तरह से आप नेगोशिएट कर सकते हो। टेक एडवांटेज ऑफ अर्ली पेमेंट डिस्काउंट व्हेन फाइनेंशियली फेसिबल, जब आपकी संभावना हो पेमेंट करने की तभी आप डिस्काउंट के ऊपर ये इस तरह के ऑफर होने चाहिए। अगर अर्ली पेमेंट की जाएगी तो उसके लिए आप अपनी संभावना के अकॉर्डिंग वहां पर डिस्काउंट से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अवॉइड डिलेड पेमेंट दैट में डैमेज क्रेडिट वर्दीनेस, अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप पेमेंट करते हो उस पेमेंट को डिले होने से बचना है, आपको डिले नहीं करने, क्योंकि वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को बढ़ाता है। क्योंकि वो क्या करता है, अगर आप डिले करते हो पेमेंट करने में तो आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इस तरह से आप अपनी अकाउंट पेबल को मैनेज करोगे। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग मैनेजमेंट, अब क्योंकि लॉन्ग लाइबिलिटी है, एसेट है, ये करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटी है, तो शॉर्ट टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल आपकी यूज होती है, तो शॉर्ट टर्म के लिए आप फाइनेंस को मैनेज करोगे। यूज शॉर्ट टर्म लोन्स, ट्रेड क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट टू मैनेज लिक्विडिटी शॉर्टेज। अगर आपके पास कुछ लिक्विडिटी की शॉर्टेज आती है, कैश में कुछ प्रॉब्लम अगर आपके पास आती है, तो उसको शॉर्ट टर्म लोन से, ट्रेड क्रेडिट से एंड ओवरड्राफ्ट से आप उसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। बैलेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड इंटरनल कैश फ्लो से आप इसको देख सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब वर्किंग कैपिटल साइकिल कुछ भी नहीं होता, वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है आपके पास कि जब कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट को बनने से लेकर फिनिश्ड गुड्स तक या उसको आगे इन्वेंट्री तक, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जिस भी तरह का कोई भी प्रोसेस किया जाएगा, उसको आप वर्किंग कैपिटल प्रोसेस बोलते हो। चलिए हम देखते हैं इस प्रोसेस को, इस साइकिल को आप किस तरह से देखते हो, किस तरह से आपका ये साइकिल आता है। तो फेजेस है कुछ आपके पास वर्किंग कैपिटल साइकिल के अंदर। सबसे पहले आता है प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले क्या आएगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल को आप प्रोक्योर करोगे। सबसे पहले कंपनी परचेज करेगी रॉ मटेरियल को फॉर सप्लायर, कहां से करेगी, सप्लायर से। अब कंपनी ने क्या किया, सबसे पहले कंपनी को अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है, किसी को भी कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल तो परचेज करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्या बनाना है, अगर आपको एक कुछ भी आप समझ लो, कोई भी पंखा बनाना है मान लीजिए, तो एक पंखा को बनाने के लिए जो भी चाहिए, कैपेसिटर चाहिए, बिजली चाहिए उसके लिए, और रॉ मटेरियल ये स्क्रू चाहिए, तार चाहिए, या कुछ भी प्लास्टिक का कुछ भी चीज़ आपको उसके लिए, टीन चाहिए बनाने के लिए, तो ये सब आपके रॉ मटेरियल के अंदर आएगा। अब ये रॉ मटेरियल है, सबसे पहले इसको कहाँ से परचेज किया जाएगा, इसको परचेज किया जाएगा सप्लायर से, ठीक है, या इसको क्रिएट किया जाएगा, या इसके लिए कुछ पेमेंट की जाएगी। तो सबसे पहले प्रिक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल को प्राप्त किया जाएगा। उसके बाद प्रोडक्शन प्रोसेस, उसके लिए प्रोडक्शन प्रोसेस आती है। प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब होता है उसके बाद उसको प्रोडक्ट बनाया जाएगा, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाया जाएगा। प्रोडक्शन प्रोसेस को उसके अंदर उसको फिर तैयार किया जाएगा, बनाया जाएगा, ठीक है, पंख, उसके पंखे के पंख बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये है। उसके बाद आता है प्रोडक्शन प्रोसेस, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाएगा फिनिश्ड गुड्स के अंदर। उसके बाद जो फिनिश्ड गुड्स आपके पास बन जाती हैं, सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब आपको फिनिश्ड गुड्स को सेल करना पड़ेगा। गुड्स आर सोल्ड ईदर ऑन कैश और क्रेडिट, या तो आप सेल को कैश के ऊपर बेच सकते हो या तो आप क्रेडिट के ऊपर बेच सकते हो। तो उसके बाद फिनिश्ड गुड को आप सेल करोगे। रिसीवेबल कलेक्शन, अब जो भी आपने सेल की है, सेल करने से आपको जो कस्टमर ने पे किया है, ठीक है, तभी तो वो कैश में होगा। आपने बना तो लिया प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट को बेचा, बेचने के बाद उसके लिए आपके पास कैश आया, तो उसी कैश को आप क्या करोगे, उसी कैश को जब आपने प्राप्त किया तो उसको रिसीवेबल कलेक्शन बोलोगे। अब आप उसको कैश कन्वर्ट करते हो, कैश को जो अभी आपने बनाया वो रिसीवेबल है, रिसीवेबल आपको कैश में प्राप्त होगी। उसके बाद पेमेंट टू सप्लायर, अब रॉ मटेरियल जहां से आपने पे किया है, प्राप्त किया है, वहां पे आप सप्लायर को पेमेंट उसकी कर दोगे। द कंपनी पेड सप्लायर कंप्लीटिंग द साइकिल, साइकिल को कंप्लीट करने के लिए अब यहाँ से उसको पेमेंट करनी पड़ेगी सप्लायर को। तो इसी तरह से सप्लाई आपका पास ये जो है साइकिल चलता है। जैसे इसके अंदर आप देख सकते हो, सबसे पहले एक स्टेज आती है जहाँ पर आपके पास सबसे पहले रॉ मटेरियल आएगा, उसके बाद आपकी दूसरी स्टेज आएगी जहाँ पर आपके पास क्या आएगा, जहाँ पर आपके पास प्रोडक्शन प्रोसेस आएगी। प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद आपके पास फिनिश्ड गुड्स आएगी। फिनिश्ड गुड्स के बाद आपके पास रिसीव किया जाएगा कैश को,
कैश को रिसीव करने के बाद आप पेमेंट करोगे सप्लायर को, इस तरह से पेमेंट करोगे सप्लायर को, इसी तरह से ये प्रोसेस आपका चलेगा, इसी तरह से ये प्रोसेस आपका चलेगा। इसी को आप वर्किंग कैपिटल प्रोसेस बोलते हो। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। अब ऑपरेटिंग साइकिल को आप किस तरह से कंप्यूट कर सकते हो, तो ये आपका साइकिल है। ऑपरेटिंग साइकिल को कंप्यूट करने के लिए रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, कि रॉ मटेरियल को कितने टाइम तक आप स्टोर करके रख सकते हो, प्लस वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, कितने टाइम के लिए वो आपका प्रोडक्ट वर्क इन प्रोग्रेस में रहा, उसके बाद फिनिश्ड गुड्स बन के तैयार हुई, उसके बाद डेट को आपने कलेक्शन किया, लेस कर दिया उसमें से क्रेडिट की जितनी भी आपने पेमेंट्स की, पेमेंट को लेस कर दिया और जितना भी आपका वो सब कुछ था उसको आपने ऐड कर दिया और यहाँ से आपके कंप्यूट कर दिया आपने वर्किंग कैपिटल को। उसके बाद आपके पास आता है फाइनेंसिंग ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रेफर टू द मिनिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल आपकी इस चीज को रेफर करती है कि आपके पास मिनिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल का हर समय बना रहना चाहिए, जो एक बिजनेस को रिक्वायर करता है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए स्मूथली, एक सर्टेन टाइम के अंदर आपके बिजनेस को इजीली स्मूथली चल सके, इसके लिए आपका ये वर्किंग कैपिटल आपके पास मिनिमम होनी चाहिए। इट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग कोर ऑपरेशन स्टेबिलिटी सच एज कीपिंग इन्वेंट्री, मैनेजिंग रिसीवेबल्स एंड हैंडलिंग ऑन गोइंग बिजनेस एक्सपेंसेस। अब बिजनेस को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल को आपके पास होना चाहिए, ऑपरेट करने के लिए बिजनेस को, बिजनेस स्टेबिलिटी बनाने के लिए, मैनेजिंग रिसीवेबल, कीपिंग इन्वेंट्री, आपके पास वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, सिंस इट इज परमानेंट इन नेचर। अब ये आपके पास परमानेंट इन नेचर हो जाती है क्योंकि हर टाइम पे आपको जो है वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग रिक्वायर स्टेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव फंडिंग सोर्सेज से आप इसको प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के आपके पास रिसोर्सेज क्या है, इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग होती है आपकी लॉन्ग टर्म के लिए जहां से आप फाइनेंस को प्राप्त कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल को आप अर्न कर सकते हो इक्विटी से, क्योंकि इक्विटी आपके कौन होते हैं, शेयर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, सॉरी ओनर होते हैं। तो ओनर से आप इसको प्राप्त कर सकते हो। जैसे रिटेन्ड अर्निंग जिसके बारे में हमने पढ़ा है, प्रॉफिट, जो आपके पास प्रॉफिट हो उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो आप बिजनेस के अंदर ही, या डिविडेंड के रूप में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट जो आपको रिटेन अर्निंग होता क्या है, हर तरह की पेमेंट करने के बाद आपके पास जो बच जाता है आप उसको क्या कर सकते हो, डिविडेंड को पे करने की बजाय आप उसको अपने बिजनेस के ऑपरेशन में लगा सकते हो उस पैसे को। तो इस तरह से रिटेन अर्निंग से आप अपनी लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल को पूरा कर सकते हो। इक्विटी शेयर, इशू न्यू शेयर टू रेज कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर, इन्वेस्टर से कैपिटल को रेज करने के लिए आप और शेयर को इशू कर सकते हो। उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग। लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग क्या होती है, डेट आप कहीं से ले लो, वहां से अपने फाइनेंस की नीड को सेटिस्फाई कर लो। टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कहां से ले सकते हो, टर्म लोन ले सकते हो बैंक से एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, डिबेंचर से, बॉन्ड से। कंपनी इशू कर सकती है बॉन्ड एंड डिबेंचर्स को इन्वेस्टर के लिए, ताकि वहां से पीरियडिकली इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा उनके ऊपर, लेकिन जब आपको पैसे की जरूरत है वहां से आपको पैसा मिल जाएगा। ट्रेड क्रेडिट एंड सप्लायर फाइनेंसिंग, एक्सटेंड पेमेंट टर्म्स। अब आप पेमेंट टर्म्स को एक्सटेंड कर सकते हो, सप्लायर को अलाउ कर सकते हो कि लॉन्गर पीरियड के लिए, कि आप उनको पेमेंट करोगे थोड़े टाइम के बाद, लॉन्गर पीरियड के बाद, जब भी आपके पास कैश होगा, क्योंकि इसके अंदर कैश आउटफ्लो होता है आपका। तो इस तरह से एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग, अब आप यहाँ पर एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग भी अपना सकते हो। वर्किंग कैपिटल लोन सिक्योर बाय एसेट, अब वर्किंग कैपिटल लोन्स आप यहाँ से एसेट के द्वारा इसको सिक्योर कर सकते हो। कंपनी यूज कर सकते हैं रिसीवेबल को और इन्वेंट्री को एज कलेक्टर फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स। लीज फाइनेंसिंग, अब लीज फाइनेंसिंग हमने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा हुआ है, लीज फाइनेंसिंग आप कर सकते हो। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जो भी चीजें लोगे आप लीज के ऊपर ले लोगे, उसके ऊपर आप कॉमर्स, आप वहाँ पे उसको क्या करोगे, कमीशन पे कर दोगे। इस तरह से ये भी आपकी अप फ्रंट कॉस्ट को जो है कम करता है, रिड्यूस करता है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम है स्पेशल फाइनेंसिंग प्रोग्राम, गवर्नमेंट की सब्सिडी जहां पे लगी है, वेंचर कैपिटल है या प्राइवेट इक्विटी है, यहां से भी आप अपनी वर्किंग कैपिटल की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हो। उसके बाद आता है फाइनेंसिंग फॉर शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल होती है जो आपको थोड़े समय के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, थोड़े समय के लिए ही होता है, उसकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जब आपको कैपिटल को मैनेज किया जाता है उसको आप शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल में जानते हो। ठीक है, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग इज एसेंशियल फॉर बिजनेसेस टू मेंटेन लिक्विडिटी एंड मीट operational expenses. Various sources are available depending on the company needs, risk appetite and
क्रेडिट वर्दीनेस। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंसिंग। अब शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंसिंग क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, बैंक से अपने फाइनेंस की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हो। डेली ऑपरेशन को चलाने के लिए आप बैंक से फाइनेंसिंग ले सकते हो। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट कर सकते हो, अलाउ बिजनेसेस टू विड्रॉ मोर देन देयर अकाउंट बैलेंस अप टू प्री अप्रूव्ड लिमिट। एक लिमिट दे दी जाएगी बैंक के द्वारा कि जितने आपके पास, मान लीजिए 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये अगर आप निकलवा लो, उससे ज़्यादा आप निकलवा लो, लेकिन आप 20,000 रुपये निकलवा लो, लेकिन 1 महीने का टाइम दिया, उसके बीच में ही आपको बैंकों द्वारा पे करना पड़ेगा, जिस तरह से आपके क्रेडिट कार्ड की होता है उसी तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है बैंक के द्वारा। इंटरेस्ट इज चार्ज ओनली ऑन द अमाउंट यूज। जो अमाउंट यूज किया जाएगा एक्स्ट्रा बिजनेस बैंक का, उसी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। कैश क्रेडिट के ऊपर कैश आप ले लो। अ टाइप ऑफ सिक्योर्ड लोन वेयर बिजनेसेस कैन विड्रॉ फंड विद इन अ फिक्स लिमिट। जहां पर एक कैश को क्रेडिट में आप प्राप्त कर सकते हो, जहां पर एक फिक्स पीरियड के लिए या फिक्स्ड फंड को आप वहां से प्राप्त कर सकते हो। ये सिक्योर्ड लोन होता है जो बैंक के द्वारा बिजनेसेस को प्राप्त किया जाता है। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द यूटिलाइज अमाउंट नॉट द सैनिहोटेड लिमिट। ठीक है, मतलब जो जरूरी नहीं है, आप जितना आपने यूटिलाइज किया है इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, जितना आपने फंड यूटिलाइज किया है उसी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म लोन्स। आप शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले सकते हो बैंक से 3 से 12 महीने की अवधि तक। शॉर्ट लोन भी बैंक आपको फिक्स्ड पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड करवाता है, वहां से भी आप इसको लोन को ले सकते हो। यूज फॉर सीजनल और इमरजेंसी नीड के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। लेटर ऑफ क्रेडिट LC, जैसे अब बैंक गारंटी पेमेंट टू सप्लायर्स हेल्पिंग बिजनेसेस बाय रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट। अब बैंक गारंटी पेमेंट टू सप्लायर, लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया जा सकता है बैंक के द्वारा। बैंक क्या कर सकता है, सप्लायर को अपनी तरफ से एक प्रोमिसरी नोट जो है वो प्रोवाइड करवा सकता है। गारंटी के लिए, पेमेंट के लिए एक आपको प्रोमिसरी नोट जारी करवाया जाएगा कि आपको पेमेंट कर दी जाएगी, ताकि आप उसके आधार के ऊपर आप रॉ मटेरियल को बाई कर सकते हो। कॉमनली यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड में इसका यूज किया जाता है बेसिकली। बैंक गारंटी, अब बैंक से गारंटी आप ले सकते हो। बैंक को आप थर्ड पार्टी प्रॉमिस दिया जाएगा बैंक को थर्ड पार्टी के द्वारा कि अगर ये आपका पेमेंट नहीं करेंगे तो हम इसका पेमेंट कर देंगे, इस तरह से प्रॉमिस दिलाया जाएगा, वहां से भी आप क्रेडिट ले सकते हो। ठीक है, सो ये आता है। उसके बाद आपके पास आता है ट्रेड क्रेडिट। सप्लायर्स अलाउ बिजनेसेस टू बाई गुड्स ऑन क्रेडिट। अब सप्लायर को अलाउ किया जाएगा बिजनेसेस के द्वारा कि आप क्रेडिट के ऊपर जो है गुड्स को बाई कर लो और कैश को आप बाद में पेमेंट कर दीजिएगा। कॉमन इन इंडस्ट्री विद स्ट्रॉन्ग सप्लायर रिलेशनशिप, जहां पर सप्लायर रिलेशनशिप अच्छे होते हैं वहां पर इस तरह के स्ट्रेटेजी को अपनाया जाता है। उसके बाद कमर्शियल पेपर, तो कमर्शियल पेपर को जारी किया जाता है। लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज इशू शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट टू रेज फंड को रेज करने के लिए कंपनी कमर्शियल पेपर जारी करती है, जिसके ऊपर कंपनी की कॉमन सील भी लगी होती है। मैच्योरिटी रेंज फ्रॉम 7 to 1 ईयर के बीच में इसकी होती है, विद लोअर इंटरेस्ट देन बैंक रेट। बैंक लोन से कम रेट के ऊपर इसमें बिजनेसेस को जो है वो क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। इनके बारे में हमने पहले पढ़ लिया, इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं देखेंगे। फैक्टरिंग एंड इनवॉइस डिस्काउंटिंग, अब फैक्टरिंग की जाती है। बिजनेसेस सेल अकाउंट रिसीवेबल टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब बिजनेसेस क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स को सेल करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एट डिस्काउंट के ऊपर। अपने बिजनेसेस क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स रिसीवेबल को सेल कर देते हैं। जो भी उनको प्राप्तियां होगी उसी अकाउंट को वो सेल कर देंगे किसी दूसरे को, ताकि उनसे उस सर्टेन टाइम के एक जस्ट समय पर उनको कैश चाहिए, बैंक बिजनेसेस को उस टाइम पे वहां से कैश ले सके। जब उनको रिसीवेबल होगी तो उस रिसीवेबल को दूसरा बिजनेस जो है उसको प्राप्त कर लेगा। इनवॉइस डिस्काउंटिंग, बैंक प्रोवाइड एडवांस अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस टू इंप्रूव कैश फ्लो। कैश फ्लो को इंप्रूव करने के लिए बैंक वहां पर एडवांस आउटस्टैंडिंग प्रोवाइड करवाता है। सो ये आता है फैक्टरिंग एंड इनवॉइस डिस्काउंटिंग। ट्रेड फाइनेंस, बिजनेसेस ऑब्टेन करते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग अगेंस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन। जब आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन आपकी होती हैं तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का यूज वहां पर, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को आप प्राप्त करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हो। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से ही वो होगा। इंक्लूड एक्सपोर्ट क्रेडिट, बायर क्रेडिट एंड सप्लाई क्रेडिट से आप इसको इसमें इंक्लूड किया जाता है ट्रेड फाइनेंस में। जब आपका ट्रेड जो है वो फाइनेंस के ऊपर किया जाएगा, क्रेडिट के ऊपर किया जाएगा। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, इसके बारे में हमने पढ़ा है। ICDs के बारे में क्या होता है, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को लोन की फैसिलिटीज देता है, ठीक है, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर लिया जाता है और एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को जो है लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। यूज इन कंपनीज विद सरप्लस कैश जब होता है तो उससे इसको प्रोवाइड करवाया जाता है। नाउ मैक्सिमम परमिशनेबल बैंक फाइनेंस, MPBF, मैक्सिमम परमिशिबल बैंक फाइनेंस।
अब क्या होता है, MPBF, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम का मतलब होता है सर्वाधिक, सबसे अधिक। परमिसिबल बैंक फाइनेंस, मतलब कि एक जो आपके पास बैंक होता है, एक बैंक जितनी परमिशन बैंक जो है वर्किंग कैपिटल को देने के लिए करता है, उससे ज्यादा वो नहीं दे सकता है आपको वर्किंग कैपिटल के लिए फाइनेंस। उसको बोलते हैं जितनी मतलब परमिशन है, जितना आपके पास, देखिए इसको देखते हैं, MPBF रेफर टू द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस दैट अ बैंक कैन प्रोवाइड टू अ बिजनेस, मतलब एक हाईएस्ट लेवल ऑफ फाइनेंस होता है जो एक बैंक के द्वारा बिजनेसेस को प्रोवाइड करवाया जाता है वर्किंग कैपिटल के लिए। इससे ज्यादा वर्किंग कैपिटल के लिए फाइनेंस की फैसिलिटी बैंक से उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। जैसे हमने मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्वालिटेटिव जो आपका मेथड है उसके अंदर हमने पढ़ा है ना, एक हमने पढ़ा था कोटा, बैंक कोटा, तो बैंक के द्वारा कोटा निर्धारित कर दिया जाता है कि इससे ज्यादा आप कैश, इससे ज्यादा क्रेडिट आप नहीं दे सकते हो। तो वही है ये चीज। इट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन बोरोअर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड फाइनेंशियल हेल्थ, कि बोरोअर को कितनी कैपिटल की जरूरत है उसके बेसिस के ऊपर, एंड फाइनेंशियल हेल्थ बिजनेस की कैसी है उसके बेसिस के ऊपर इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो ठीक है, इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए आपकी टंडन नॉर्म्स आपके पास हैं, तो इसमें दो तरह के आपके पास मेथड दिए गए हैं टंडन नॉर्म के द्वारा। जैसे आपके पास फर्स्ट मेथड है, यहाँ पर मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप, इस तरह से इसको निकालेंगे कि यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का 75% गैप से आप फर्स्ट मेथड आप निकालोगे। जैसे द कंपनी मस्ट फाइनेंस 25% ऑफ द वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल गैप के अंदर अपने ही फंड से 25% वर्किंग कैपिटल में यूज कर सकती है। वर्किंग कैपिटल गैप को करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी से निकाला जाएगा। वहीं पर सेकंड मेथड आपके पास आता है MPBF 75% ऑफ करंट एसेट, वहां पर करंट एसेट किसका है, टोटल ऑफ वर्किंग कैपिटल फर्स्ट मेथड में। सेकंड मेथड में 75% ऑफ करंट एसेट का ही है एंड माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। द बोरोअर मस्ट कंट्रीब्यूट 25% ऑफ करंट एसेट, अब बोरोअर को 25% ऑफ करंट एसेट में पे करना पड़ेगा, करंट एसेट में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने ही फंड से, और वहीं पर फर्स्ट मेथड के अंदर 75% ऑफ करंट एसेट के अंदर उसको पे करना पड़ेगा अपने ही फंड से। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं। एज्यूम कीजिए कि एक कंपनी के पास करंट एसेट है 10 करोड़ की, करंट लायबिलिटी है 4 करोड़ की, ठीक है। ये मान लीजिए फर्स्ट मेथड है आपके पास वर्किंग कैपिटल गैप 10 करोड़ की आपके पास करंट एसेट है, 4 करोड़ की आपके पास करंट लायबिलिटी है, दोनों को लेस किया आपके पास 6% आपकी 6 करोड़ आपकी वर्किंग कैपिटल आ गई। कितनी आ गई, 6 करोड़ वर्किंग कैपिटल आ गई। वहीं पर MPBF निकाला 75% ऑफ 6 करोड़, जो क्योंकि यहां पर हमने टोटल ऑफ वर्किंग कैपिटल का 75% है, कितना है वर्किंग कैपिटल का 75% आपने लेना है फर्स्ट मेथड में, है ना, यही चीज है ना, यही हमने पढ़ा। तो 75% का 6% आ गया 4.5 करोड़। अब द कंपनी मस्ट अरेंज 1.5 करोड़ फ्रॉम इट्स ओन फंड, अब जो है 4.5 ये क्या है, इसका भी, ठीक है, इसका अब जो 75% है, 75% ना, सॉरी 75 नहीं 25%, यहां से 25% अब 4.5 का 25% 1.5 करोड़ होता है, जो इसको अपने ही फंड से अरेंज करना पड़ेगा एक बिजनेस को। यह आता है कोई फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड के अंदर आता है 75% ऑफ 10 करोड़। 75% ऑफ 10 करोड़ क्यों, क्योंकि एसेट आपकी कितनी है 10 करोड़ की, और सेकंड मेथड में आपका बोला गया है कि जो आपके पास 10 करोड़ है एसेट है, एसेट का 75% वहां पर लगेगा। तो इस तरह से आपके पास वर्किंग कैपिटल आती है 7.5 करोड़। अब 7.5 करोड़ का आपके पास आता है, इसमें से आपने लायबिलिटी को लेस किया तो आपके पास आता है 3.5 करोड़, उसी में से आपने इसका 25% निकाला तो वो आपके पास आता है 2.5 करोड़। इट्स ओन फंड से इसको प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये थे इसके मेथड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिविडेंड पॉलिसी। जैसा कि सबको पता है डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है आपका एक ऐसा अमाउंट जो आपके शेयर होल्डर को पे किया जाता है। डिविडेंड क्या होता है, लाभांश जो आपके शेयर होल्डर को पे किया जाता है। ये शेयर होल्डर की वैल्यू को इंक्रीज करता है, जो कंपनी के ओनर होते हैं। कंपनी के ओनर को कंपनी के सरप्लस में से जो है डिविडेंड पे किया जाता है, जो आपके शेयर होल्डर की वैल्यू को बढ़ाता है, ठीक है, से आता है। अ डिविडेंड पॉलिसी इज स्ट्रेटेजी अ कंपनी यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ डिविडेंड पेमेंट टू शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर को पे किया जाएगा।
इट रिफ्लेक्ट द कंपनी अप्रोच टू डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट वाइल बैलेंसिंग री इन्वेस्टमेंट नीड एंड शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन। जितनी शेयर होल्डर को एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंगली जब उनको डिविडेंड पे किया जाता है जो आपके शेयर होल्डर की वैल्यू को बढ़ाता है तो वही डिविडेंड पॉलिसी के अंदर आता है। टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, अब टाइप्स किस तरह के हैं? स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। अब किस तरह का होता है? एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी होती है कि पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड रेगुलरली रिगार्डलेस ऑफ अर्निंग, कि आपके जो शेयर्स होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर को एक डिविडेंड पे किया जाएगा जो आपके रेगुलर पे किया जाएगा, जो स्टेबल होगा, तो उसको आप बोलते हो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। उसके बाद आता है कॉन्स्टेंट डिविडेंड पॉलिसी, पे आउट रेशियो पॉलिसी। द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ नेट अर्निंग एज डिविडेंड। जो भी नेट अर्निंग आपके बिजनेसेस ने प्राप्त की है उस बिजनेस में से एक कांस्टेंट डिविडेंड आपके शेयर होल्डर को पे किया जाएगा, उसको आप बोलते हो कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट। उसके बाद आता है रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। रेजिडुअल क्या होता है? डिविडेंड्स आर पेड ओनली आफ्टर फंडिंग ऑल प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। जब आपने हर तरह की पेमेंट कर दी उसके बाद जो आपके पास सरप्लस बचा उसमें से जब आपने पेमेंट की, आपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया, उसको आप बोलते हो रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है। इफ मोर फंड्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ, अगर आपके बिजनेसेस के लिए और ज्यादा फंड की जरूरत होगी तब आपके डिविडेंड को शेयर होल्डर को पे नहीं किया जाएगा, उस फंड को आप अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में ही लगाओगे। ठीक है। नो डिविडेंड पॉलिसी, द कंपनी रिटेन ऑल अर्निंग फॉर एक्सपेंशन, डेट रिडक्शन एंड R&D में। अब कंपनी क्या करती है, कभी कभी कंपनी की इस तरह की पॉलिसी होती है कि डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा आपके शेयर होल्डर को, क्योंकि जो भी आपके पास सरप्लस होगा, जो भी आपके पास प्रॉफिट होगा, उस सारे प्रॉफिट को आप बिजनेस के अंदर ही लगा दोगे। सो ये होता है। उसके बाद हाइब्रिड डिविडेंड पॉलिसी, अब मिक्स ऑफ स्टेबल एंड रेजिडुअल पॉलिसी। जो आपके पास किस चीज का मिक्स होता है? स्टेबल पॉलिसी एंड रेजिडुअल पॉलिसी, दोनों का ही मिक्स होता है, जिसको आप हाइब्रिड पॉलिसी बोलते हो। अब बेस डिविडेंड इज पेड रेगुलरली, इसमें डिविडेंड पेड रेगुलरली किया जाता है विद एन एक्स्ट्रा डिविडेंड विद प्रॉफिट एंड हाई। जब आपके पास प्रॉफिट हाई होते हैं तब एक्स्ट्रा डिविडेंड पे किए जाते हैं, जिसको आप हाइब्रिड डिविडेंड पॉलिसी बोलते हो। उसके बाद मेजरली इंपॉर्टेंट आपके पास आता है डिविडेंड मॉडल्स, या इसको थियरीज बोलते हो। सबसे पहले थियरी आपकी दी गई है डिविडेंड थियरी, वॉल्टर मॉडल। सबसे पहले थियरी दी गई है वॉल्टर मॉडल, या सबसे पहले वॉल्टर थियरी दी गई है। इस मॉडल को वॉल्टर के द्वारा दिया गया है। द मॉडल इज गिवन बाय प्रोफेसर वॉल्टर इन 1683। ये आपको याद रखना है, कब दिया है? वॉल्टर ने दिया है, 1863 के अंदर दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस अ कंपनी डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? डिविडेंड पॉलिसी से क्या होगा? डिविडेंड पॉलिसी से शेयर होल्डर की वेल्थ के ऊपर इफेक्ट होगा। क्या होगा? शेयर होल्डर की वेल्थ के ऊपर इफेक्ट होगा। देखिए याद रखना है, यहां से आपको वेल्थ याद रखना है। वॉल्टर से वेल्थ आप याद रख सकते हो, तो डिविडेंड पॉलिसी से कंपनी की वेल्थ के ऊपर, कंपनी के शेयर होल्डर की वेल्थ के ऊपर इफेक्ट होता है। एज पर वॉल्टर मॉडल द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ कंपनी इज बेस्ड अपॉन द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। किसके ऊपर ये निर्भर होती है? ये कंपनी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR के ऊपर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर ही निर्भर करती है, एंड शेयर होल्डर की वेल्थ को ये अफेक्ट करती है। ये माना जाता है कि जो आपकी डिविडेंड पॉलिसी होती है वो शेयर होल्डर की वेल्थ को अफेक्ट करती है। इसको निकालने का फॉर्मूला आपके पास है P इज इक्वल टू D प्लस E माइनस D R डिवाइडेड बाई K डिवाइडेड बाई K। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? P है द प्राइस पर इक्विटी शेयर, ये है प्राइस पर इक्विटी शेयर। डी है डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। ई माइनस डी है द रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर, आर है द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपको रेट ऑफ रिटर्न मिला है। के है द कॉस्ट ऑफ इक्विटी की के। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकालोगे। दूसरा आपके पास आता है गॉर्डन मॉडल। जैसे कि आपने पढ़ा वॉल्टर मॉडल वेल्थ के ऊपर कि आपकी जो डिविडेंड पॉलिसी है वो शेयर होल्डर की वेल्थ को इफेक्ट करती है, वहीं पर गॉर्डन का मॉडल बोलता है, इस मॉडल को गॉर्डन के द्वारा दिया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस द डिविडेंड डिसीजन ऑफ फर्म अफेक्ट इट्स वैल्यू। ये क्या करता है? जो डिविडेंड पॉलिसी होती है, डिविडेंड डिसीजन होते हैं, वो फर्म के अफेक्ट करते हैं फर्म की अपनी वैल्यू को एंड मार्केट वैल्यू को। ऑफ शेयर इज इक्वल द प्रेजेंट वैल्यू, इट एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड। प्रेजेंट वैल्यू जो आपके शेयर की होगी वो एक्सपेक्ट करी जाएगी फ्यूचर के अंदर। मतलब कि क्या है? जो आपकी गॉर्डन मॉडल ने बोला कि जो आपकी डिविडेंड डिसीजन होते हैं वो फर्म की जो आपकी वैल्यू होती है और मार्केट वैल्यू होती है उसको अफेक्ट करते हैं, और शेयर जो आपके किसके बराबर होते हैं? जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर है और जो एक्सपेक्ट की जाती है फ्यूचर में उसके बराबर आपके होते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह से निकाला जाता है। P इज इक्वल टू E प्लस
ई ब्रैकेट 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई के माइनस बी आर। इस तरह से आप इसको निकालते हो। लास्ट वन आपकी आती है मोदीगिलानी एंड मिलर एमएम मॉडल भी आप इसको बोलते हो। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द वैल्यू ऑफ द कंपनी रिमेन अनअफेक्टेड बाय डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी। अब इसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है, मोदीगिलानी एंड मिलर ने, आपके पास दो थे मोदीगिलानी एंड मिलर, इन्होंने अप्रोच दी है, इन्होंने अपनी थ्योरी दी है कि इनके अकॉर्डिंगली डिविडेंड पॉलिसी से आपका जो बिजनेस रहता है वो अनइफेक्टेड रहता है। वॉल्टर ने बोला इफेक्टेड होता है, आपके सेकंड जो था उन्होंने बोला कि ये गॉर्डन ने बोला इफेक्टेड होता है, इसकी वैल्यू, फर्म की वैल्यू एंड मार्केट की वैल्यू इससे अफेक्टेड होते हैं। लेकिन मोदीगिलानी एंड मिलर ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, आपका बिजनेस जो होता है डिविडेंड पॉलिसी से अनअफेक्टेड रहता है। इट इज द अर्निंग पोटेंशियल एंड द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। इसके अंदर अर्निंग कैपेसिटी होती है, अर्निंग पोटेंशियल होता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है बिजनेसेस के अंदर। जो कंपनी की द कंपनी विच अफेक्ट इट्स वैल्यू एंड नॉट डिविडेंड पॉलिसी, जो कंपनी की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं, ना कि डिविडेंड पॉलिसी से वो इफेक्ट होती हैं। ठीक है। द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर कैन बी डिटरमाइंड एज फॉलो। किस तरह से इसको फॉलो किया जाएगा? P1 P01 प्लस KE, के आपके पास इक्विटी है, ठीक है, D1, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। सो आज के टॉपिक में बस इतना ही। इसी के साथ ही आपका सेकंड चैप्टर भी होता है खत्म। कल हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अब आपकी इसकी 2 ही क्लासेस लगेंगी, इससे ज़्यादा क्लासेस आपकी नहीं लगेंगी। इसके साथ ही आपका बिजनेस फाइनेंस का नेक्स्ट चैप्टर है जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, इसको हम कवर करेंगे 2 क्लासेस के अंदर, और फिर हम बिजनेस फाइनेंस को क्लोज करेंगे। इसके बाद हम कोई नेक्स्ट यूनिट करेंगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही। आप अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, ध्यान से समझ रहे होंगे। जो आपको समझ में नहीं आएगा तो उसको आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसको आपको दोबारा से बता दूंगी। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।